सभी छात्र छात्राओं के एम कुमार साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट सेक्शन कहा जाए, नोमेनक्लेचर का जो है हैलो एल्केन्स, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हैलो एल्केन के बारे में थोड़ा सा जानिए। अरे हैलो एल्केन, देखिए हैलो एल्केन के अंदर में जनरली हैलो एल्केन को जो हम X द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर में जो एलिमेंट आते हैं स्पेशली वह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, जनरली ये आते हैं। लेकिन हैलोजन ग्रुप में और भी एलिमेंट्स हैं, ऐसी बातें नहीं है कि इतना ही है इसके अंदर में। अरे उल्टी कर रहा है रे, हाँ ये उल्टी करना शुरू कर दिया। अब ये से मार्कर जो है, सुनो, तो कह रहे थे कि जनरली हैलोजन समूह की बात किया जाए तो आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 जो होते हैं, ग्रुप 17 वर्ग 17 हैलोजन समूह का ग्रुप है। वर्ग 17 क्या है, देखिए आवर्त सारणी में खास कर देखिएगा, आवर्त सारणी में कितना समूह 17 जो है, क्या है बुआरे, समूह या इसी को आप वर्ग कह सकते हैं। वर्ग 17 जो है वह क्या है, वर्ग 17 हैलोजन समूह है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या है ये, हैलोजन समूह है, ठीक है। हैलोजन समूह के अंदर में आ जाता है। तो फ्लोरीन भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन फ्लोरीन को हम लोग खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको लेकर के नहीं पढ़ते हैं, फ्लोरीन को हटा देते हैं। और जनरली किसका स्टडी करेंगे हम लोग, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का स्टडी करेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला देखिएगा, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n + 1 × X। X के अंदर में हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। जब इसका हम लोग ये आप देख रहे हैं समूह, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कील समूह। क्या कहते हैं, अल्कील समूह होता है। क्या होता है बुआ, अल्कील समूह होता है। ध्यान रहो, अगर हम यदि यहाँ पर क्या करते हैं, इफ n = 1 अगर डाल देते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 और X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों में से किसी को आप डाल सकते हैं। अगर क्लोरीन डाल सकते तो क्लोरीन डाल लीजिए। अगर किसी की इच्छा होगा नहीं हम ब्रोमीन डालें तो ब्रोमीन भी डाल सकता है, और किसी को इच्छा होगा तो वो आयोडीन भी डाल सकता है। मेरी बात समझ में आया। यदि आप n बराबर अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2, और फिर तीनों में से किसी एक को, क्लोरीन को डालिए, है ना, या ब्रोमीन को डालिए, या ये तीनों में से किसी एक को डाल सकते हैं, ठीक है। जब इसका नाम लिखने के लिए आते हैं हम लोग, जब किसका नाम, हैलो एल्केन का IUPAC नेम, हैलो एल्केन का कौन नाम, वाह, IUPAC नेम, या एक ही चीज है जी, आए देख लो, CH3Cl लिखा हुआ है, फिर CH3Br लिखा हुआ है, CH3I लिखा हुआ है, या CH3CH2I लिख दिया जाए, या CH3CH2Br लिख दिया जाए, CH3CH2
Cl लिख दिया जाए। इसी को पहले नाम देखते हैं। तो नाम लिखने के लिए एक बात जरूरी हो जाता है कि जब भी आप IUPAC नेम लिखने के लिए आएँ तो सबसे पहले आप हेलो लगाएं। हेलो कहने के मतलब अगर आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडो हो जाएगा, अब ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो हो जाएगा, अंत में ओ आ जाना चाहिए, तो ब्रोमो। तो इसीलिए IUPAC नेम लिखने के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम में, IUPAC नाम के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन चीज़ चाहिए? हेलो। हेलो इसके बाद है ना, इसके बाद जो है मूल शब्द। कौन चीज? मूल शब्द जानते हैं ना, तब उसमें एन लगा दीजिए। बात मेरी समझ में आया? जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर, जैसे इसी की बात किया जाए, इसमें कितने कार्बन हैं? 3 वो कार्बन। हमको नजर नहीं आ रहा है। हाँ? अरे क्लोरीन वाला ये भी कार्बन जोड़ रहा है, वो क्लोरीन है पूरा मिला करके टोटली, तो 2 ही कार्बन है। और जिसका 2 कार्बन होता है मूल शब्द क्या होता है? एथ होता है। तो एथ में तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? ये हेलो चाहिए ना, तो क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। सबसे पहला क्या हो जाएगा? क्लोरो। और तब कितना आएगा? 1 2, तो एथ, उसमें एन लगाएंगे तो एथेन, माने क्लोरो एथेन। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, ब्रोमो हो जाएगा। इसको क्या बोलिएगा? ब्रोमो एथेन। इसका क्या बोलिएगा? बोलिए। तो आयोडो, क्या बोलिएगा? आयोडो एथेन। इसका बोलिए आयोडो मेथेन। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। ये क्या हो जाएगा? आयोडो मेथेन। सिमिलर इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। यहाँ तक मत लिख, अभी पहले समझ ले, दैन कॉपी में लाने की कोशिश कर, ठीक है? पहले छापने पर ही लग जाती है ना। अब देखिए कुछ बातें और चलेगी इसमें। CH3 CHCl, CH3 C2 H5 CH2 CH3। इसका देखिए नामकरण करना है तो नियम होता है कि लंबा चेन कौन होगा? सबसे लंबा तो यही बनेगा, बना लेना है। अब इसका पोजीशन किधर से कम होगा? इधर से। 1 2 3 4 5। इसका ये क्या हुआ? तो 2 क्लोरो। क्या आ गया? ई बोलो 3 एथिल। ऊपर वाला बोल 3 मेथिल। तो ये सब मेन चेन हुआ, तो इधर प्रतिस्थाप हो गया। क्या हो गया? हैलोजन ग्रुप का जो है, जो बाहर निकलते हुए प्रतिस्थाप के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और अल्फाबेटिकल देखेंगे पहले कौन आ रहा है, तो बोलिए सबसे पहले कौन आएगा? 3 एथिल। इसके बाद 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जो है C से स्टार्ट होती है। और इसके बाद क्या आ जाएगा? 3 मेथिल। आ गया। अब इसके बाद बताइए कितने कार्बन है चेन के अंदर में? 5 वाले क्या होता है? पेंट। और में लगाएंगे एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। समझ में आया? इस तरह से इसका नामकरण लिखी। हाँ, पहले आप बोले कि अगर ये इसका अल्फाबेट से करेंगे, क्लोरो तो C से होगा, तो C पहले क्लोरो तब ना एथिल होगा। हाँ आप बोलिए। हाँ, ये आप देख लिए, एथिल हुआ है आपका ई से स्टार्ट हुआ है ना। क्लोरीन कौन से स्टार्ट हुआ है? तो पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? पहले ये बैठेगा, पहले कौन आएगा? इसलिए ये रॉन्ग प्रक्रिया हो गया ना। सही क्या होगा? तो 2 क्लोरो 3 एथिल, है ना। एक के बाद क्या होगा? 3 मेथिल। इसके बाद क्या आएगा?
पेंटेन आएगा। ये सही होगा। क्या होगा बाबू? ये सही माना जाएगा। ये कहाँ चला गया आपका? गलत सेक्शन में चला गया, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं हुआ ही, क्योंकि ई से पहले ना सी आता है, तो पहले ये आता तब वो जाता। क्लियर? सिमिलरली ऐसा और भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH है ना, Cl। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, फिर यहाँ पर मैंने एक Cl डाल दिया, अब बोल CH3, तो लंबा चेन कौन होगा? यही होगा। और दो जगह क्लोरीन है, तो जिधर से दोनों के पोजीशन को जोड़ कर देखिए किधर से कम आ रहा है, तो 1 2 3, तो 2 3 दोनों पर आ रहा है ना। तो इसके लिखने के प्रतिस्थाप के रूप में ये 3, तो 2,3 कै बार? 2 बार है ना, तो डाई क्लोरो। क्या जाएगा? डाई क्लोरो। कितने कार्बन है? 4 वाले। 4 वाले के क्या होगा? ब्यूट। और में क्या लगाइएगा? तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। क्या इस तरह से लिखी जा सकती है? कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कीजिए। तो कार्बनिक यौगिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इसके गुणधर्म हैं। तो हेडिंग मेरा होगा कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म। कौन सी बुआ रे? अरे धर्म, या इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे दहन। तीसरा पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया। ठीक है। ये इनके रासायनिक गुणधर्म के अंदर में आते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण। देखिए, तो ऑक्सीकरण की परिभाषा बच्चा पहले से भी जानता है कि ऑक्सीजन से क्या होता है? संयोग होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से संयोग, या ऑक्सीजन के जैसा कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है उनसे संयोग चलेगा। किससे चलेगा? उनसे संयोग चलेगा। तो अब हम बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो जब किसी भी कार्बनिक यौगिकों की बात करें, हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों को यदि आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो उससे कुछ ना कुछ नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। नए कार्बनिक यौगिकों क्या होता है? निर्माण होता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अंग्रेजी वाले कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तुझे एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करना है कि जैसे मेरे पास एक एल्कोहल है, देखिए CH3 CH2 और OH है। ठीक है, अब इसको हम गए, अरे कौन खींच रहा है बेंचू से जी? हैं? तो एल्कोहल है आपके पास, इसको हम क्या करने जा रहे हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। इसके लिए जो है, जो हम कैटालिस्ट यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा KMnO4। इसका नाम क्या है? अरे KMnO4 तो सूत्र हुआ, इसका नाम क्या है बोलिए? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है बुआ? अब पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होगा? ये बेसिक नेचर का लेंगे। कैसा लेंगे? बेसिक माने क्षारीय नेचर का लेंगे, या आप चाहिएगा तो और भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम
तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? कितने बच्चों को पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट? पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं पता है। K2Cr2O7 ये कैसा होगा? अम्लीय होगा, ध्यान रखिएगा। और तब इसको कराइएगा आप ऑक्सीडाइज कीजिएगा। तो ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं? है आप देख रहे हैं बोर्ड पर CH3 CH2 और OH क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी कोष्टक के अंदर में जो O लिखे हैं ये नवजात ऑक्सीजन है, न्यूसेंट ऑक्सीजन। नवजात का न्यूसेंट ऑक्सीजन बोलिएगा, है ना। ये सब निकलेगा कहाँ से? यहीं से निकलेगा, या तो क्षारीय KMnO4 से निकलेगा या कहाँ से? K2Cr2O7 से। कैटलिस्ट है, पुनः इसको वापस कर देना होगा। उत्प्रेरक का काम ही है अभिक्रिया किसी प्रकार स्टार्ट करवा देना है और उसकी गति को बढ़ा करके और लास्ट में खुद ब खुद क्या रहेगा? वो अपरिवर्तित रहता है। तो उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो अब गए आप रिएक्शन कराने के लिए इसको से, तो हुआ क्यों देख लीजिए। जैसे ये रिएक्शन करेगा, सुनिए, तो यहाँ पर इन न्यूसेंट ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी। तो हम दोबारा लिख देते हैं CH3 CH2OH और ये O है, ठीक है। यहाँ डबल अणु ले रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो पानी बना लेता है। क्या बना लेता है बाबू? पानी बना लेता है। तो क्यूकली यहाँ पर देखिए आप कि एक ऑक्सीजन ये कितने? 2 हाइड्रोजन से मिलेगा और H2O क्या कर देगा? ये बाहर कर देगा। क्या कर देगा बुआरे? H2O बाहर हो जाएगा। माने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बना लेगा? H2O को क्या कर देगा? या बाहर कर लेगा। अब बाहर करके तब एगो ऑक्सीजन बच जाएगा। तो वो ऑक्सीजन यहाँ का क्या होगा? ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वाइंट होकर के तब बना लेगा ये CH3COOH। अब प्लस क्या हुआ? H2O को ये बाहर कर देगा। बात मेरी समझ में आया? तो लिखने की तरफ ऐसे हम लिख सकते हैं कि जब हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं, माने ऑक्सीकृत कराते हैं, किसके उपस्थिति में? तो क्षारीय KMnO4 अवलिक K2Cr2O7 ये अम्लीय होना चाहिए और वो क्षारीय होना चाहिए। और जैसे इतना काम करेंगे तो क्या बन जाएगा? वह एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक बात यहाँ पर आ गया, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? तो यहाँ लिखी जा सकती है कि जब एथिल एल्कोहल को क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल को क्षारीय कौन होना चाहिए? क्षारीय KMnO4 अवलिक अम्लीय क्या होना चाहिए? हाँ, K2Cr2O7 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकृत कराते हैं। तब क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बुआरे? हाँ, एसिटिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। निर्माण होता है। इक्वेशन लिखना होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं सी, ये समझने के लिए हम बताएं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो CH3 CH2OH है और ऑक्सीडाइज कराने जा रहे हैं, डबल अणु ले लीजिएगा। कैटलिस्ट इस पर दिखा दीजिएगा कि क्षारीय क्या आएगा? KMnO4 अवलिक क्या रहेगा? अम्लीय K2Cr2O7 रहेगा। और तब यहाँ क्या बन जाएगा? CH3COOH और प्लस में क्या आएगा? पानी आएगा। इसी का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है ना। सिरका में पाया जाता है। कहाँ मिलता है एसिटिक अम्ल? कहाँ मिलता है? सिरका में मिलता है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या था आपके पास कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन था जो हम इजीली कर सकते हैं। दूसरा जान लीजिएगा, है ना।
दूसरा बात करना दहन की बात करें, किसकी बात करेंगे? दहन। ठीक है, सेकेंड पोर्शन क्या आएगा बुआरे? दहन आएगा। तो आप जान लीजिएगा कि कार्बनिक यौगिक कोई भी होगा, उसको यदि आप दहन कराते हैं तो वह जल का निर्माण करबे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करबे करेगा, है ना। इसके साथ साथ क्या उष्मा और प्रकाश देगा ही। तो माने जब कार्बनिक यौगिकों को क्या करते हैं, जब कार्बनिक यौगिकों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं या दहन कराते हैं, दहन, जब कार्बनिक यौगिक को क्या कराते हैं बुआरे? दहन कराते हैं, तब उष्मा कौमा प्रकाश और उष्मा कौमा कौन चीज? प्रकाश कौमा जल और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर, ये सब गैस क्या होगा? निकलेगा। जैसे हमने कहा कि मेथेन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है, अरे कार्बनिक यौगिक ना है, इसको ऑक्सीजन दे दीजिए, और जैसे ऑक्सीजन दीजिएगा तो ये बना लेगा कौन चीज़? CO2 बना लेगा, और प्लस H2O होगा, और प्लस क्या होगा? उष्मा भी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगा। तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस के 2 से गुना कर दीजिए, कितने हो गए? और 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, क्लियर है? अरे 4 गो हुआ ना, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 गो, क्लियर है? कार्बन इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर हम कह दें कि नहीं कि CH3 CH2 और OH दे दूं, और तब इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, जलाना है, तो यहाँ भी वही बात होना है। क्या बनेगा? CO2 बनवे करेगा और H2O बनवे करेगा, और प्लस उष्मा आएगा ही, बशर्ते यहाँ पे बैलेंस नहीं है। क्योंकि कार्बन कितने हो चुके हैं? कार्बन कितने हो चुके हैं? ध्यान दीजिएगा। तो 2 से गुना कर दीजिए। और देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6, तो यहाँ कितना से गुना कर दीजिए? 6 से। यहाँ 4 है पहले से, है ना, लेकिन पहले हमको हाइड्रोजन की बात कर लेना है। यहाँ 6 कैसे गुना करोगे बुआरे? 3 से। अब बोल तो 3, अरे 3 को ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, लेकिन इसका बात आई है किसका? ऑक्सीजन की बात आते हैं। तो ऑक्सीजन कै गो हो गया? 3 और 4 7 गो है, और यहाँ कितना है? यहाँ पर तो कै गो है? 3 गो है, तो गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करेंगे? 3 से। 3 दूनी 6 1 7, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जब कार्बनिक यौगिकों को क्या किया जाए, अगर दहन कराइएगा, जलाइएगा, तो क्या मिलेगा आपको? उष्मा और प्रकाश मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेंगे, है ना। इसके बाद जलवाष्प भी मिलेगा। इन सारी चीज़ों क्या होती है? उत्पत्ति हो जाती है। अब अगला क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब भी आप लोग समझ रहे हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। कितने बच्चे जानते हैं प्रतिस्थापन का मतलब? अरे इससे पहले तूने पढ़ा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे बोल, जो फर्स्ट लेसन में था ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो होता है, किसी भी कोई भी अणु परमाणु या आयन जो होते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित अणु परमाणु या आयन को प्रतिस्थापित करके एक नए क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण कर लेता है। करते हैं कि नहीं? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा पहले से पता है तो लिखा जा सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अणु अवलिक परमाणु अवलिक आयन किसी यौगिक में उपस्थित
अणु, परमाणु या आयन को प्रतिस्थापित कर नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ गए? उसको क्या कहिएगा आप, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे देखिएगा तो CH4 + Cl2, यहाँ पर देखिए Hb डाल दीजिए, देखिएगा तो एक ठो हाइड्रोजन और एक ठो Cl का क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन क्या किया, एक क्लोरीन ने वहाँ से हटा दिया, तो यहाँ बना लिया CH3Cl और प्लस कौन सी बना लिया, HCl। तो इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन है या मेथिल क्लोराइड आया। तो प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसी को चाहिएगा तो पुनः क्लोरीन से अभिक्रिया करा दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, एक पुनः यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और फिर एक नया यौगिक का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक और इसमें जोड़ लीजिएगा, वह संकलन। संकलन समझते हैं, संकलन अभिक्रिया। अरे संकलन अभिक्रिया का एक नया, संकलन का मतलब होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसको संकलन अभिक्रिया कह या संयोजन, ये भी आप पढ़े हैं वहाँ पर। संयोजन अभिक्रिया में क्या होती थी, संयोजन अभिक्रिया में क्या होती थी कि अणु या परमाणु जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे थे। जैसे H2 + O2, एरो क्या हुआ, H2O एगो हुआ ना। अरे संकलन माने इकट्ठा करना, जितने भी अभिकारक होंगे सब मिल करके एकल प्रतिफल का क्या करता है, निर्माण करता है, तब ना संकलन होगा। तो रबर उबर, जहाँ रबर का निर्माण होता है वो सब संकलन अभिक्रिया होता है। रबर जो बनता है रबर सब क्या होता है, संकलन अभिक्रिया के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का हम जो पोर्शन देखेंगे हम लोग वह संकलन अभिक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों के अंदर में जो संकलन अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलिए या एडिशनल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है संकलन अभिक्रिया। संकलन अवलिक संयोजन है ना, संयोजन अभिक्रिया समझने की कोशिश कीजिए, इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मान लिया जाए कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम पता होना चाहिए, क्या है इसका नाम, इसका नाम है एथीन। क्या है बुआ, एथीन। अब इसमें क्या कीजिए कि इसको निकैल कैटलिस्ट लीजिए या पैलेडियम ले लीजिए, PD ले लीजिए, और इसको H2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना है। कैसे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना, माने अवकरण हुआ। क्या हुआ, जैसे आप हाइड्रोजन से अवकरण कराइए, माने अवकृत कराइएगा, रिड्यूस कराइएगा, इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों तरफ एक एक क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ जाता है, और तब एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम होगा CH3CH2, और तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो कहने के मतलब है कि इसका परिभाषा अगर हम तैयार करने के लिए जाएं तो क्या कहिएगा कि जब संकलन अभिक्रिया में क्या हुआ, जुड़िए गया है ना दोनों, ये आकर क्या हुआ, इसमें जुट गया, और हाइड्रोजन क्या किया, इसमें आकर के जोड़ा गया है ना, इसलिए नाम क्या हुआ इसका, संकलन अभिक्रिया। मेरी बात समझ है ना, संकलन का मतलब क्या है, जोड़ देना है। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, इसमें आकर के जुड़ रहा है। इसको सेकेंड में आप लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन लिख दीजिए, और यहाँ पर निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक दे दीजिए, तो ये दोनों आकर मिल जाएगा। अब मिल करके क्या करेगा, ये यही नहीं बना लेगा, ये एथेन ना बनाएगा। देखिए दूगो कार्बन, तो दूगो कार्बन है कि नहीं, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होता, 3 होता, कितना होता, 3 होता।
तो अब बताइए, तो यह 2 और 2 4 और 2 6 गो, तो 6 गो हाइड्रोजन है कि नहीं? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो समझिए, तो परिभाषा क्या बना सकते संकलन अभिक्रिया को, कि जब एथीन को, जब एथीन को, है ना, निकैल अवलिक पैलेडियम उत्प्रेरक की कदी में उपस्थिति में क्या करा रहे हैं बुआरे? इसमें अवकृत करा रहे हैं, अवकृत कराते हैं, तब क्या बनता है? एथेन का निर्माण होता है। किसका? एथेन का निर्माण होता है, जो क्या है बुआरे? संयोजन अभिक्रिया है, जो क्या है बाबू? अब तब जाकर के आप इसका जो है जैसे लिख करके वो एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यहाँ Ni अवलिक PD, तब क्या बन जाएगा? CH3। क्लियर है? इस तरह से हम पॉलीएथिलीन भी बनता है, इसी का बहुलक होता है। पॉलीएथिलीन क्या होता है? इसी का बहुलक होता है। जैसे पॉलीएथिलीन के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि पहला हुआ आपके, जैसे एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट बन गया आपका। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो CH2 अवलिक CH2। अब कुछ नहीं करना है, इसके N मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? एक साथ मिला देना है। और जैसे मिलाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन जिसको पॉलीथीन कहा जाता है वो बनेगा। तो इसका जब टूटेगा तो देखिए ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 बॉन्ड खाली हो करके अब बाहर से क्या लग जाएगा? N लगा देना है। क्या लगा देना है? N। माने इसका एक पोर्शन नहीं होगा, इसमें ढेर सारा पोर्शन, खाली डबल बॉन्ड क्या कर गया? इसका ब्रेक कर गया, टूट गया। और टूटने के बाद ढेर सारा क्या हुआ इसमें? ये आकर जुट गया। एक पोर्शन नहीं होगा, N पोर्शन आकर जुड़ा है। कितना बुआरे? N पोर्शन। और तब इसका नाम क्या हुआ? बोलना रे, पॉलीथीन, या इसी को पॉलीएथिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोई पूछेगा पॉलीथीन क्या है, तो एथिलीन का बहुलक है। ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा पॉलीथीन क्या है, हाँ, तो पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एथिलीन का क्या है बुआरे? बहुलक है। बहुलक मतलब समझ गए कि ढेर सारे, एगो एथिलीन का अणु नहीं होगा, उसमें N अणु एथिलीन आकर जुटेगा तब पॉलीएथिलीन बनता है। हालांकि भारत सरकार इस पर रोक भी लगा दिया था, यूज पर, इसके थैला पर जो है रोक लगा दिया गया था, है ना। अब हम लोग देखेंगे संरचना सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन चीज? संरचना सूत्र। स्टार्ट होने जा रहा है संरचना सूत्र। जरा इसके बारे में सुनिए। तो संरचना सूत्र कहने के मतलब क्या है कि किसकी कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित है ना, उनकी व्यवस्था को प्रदर्शित कर दीजिए, व्यवस्था को दिखाइए, उसको हम क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। माने किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। याद रहेगा ना। माने किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिर्फ ये परमाणुओं की जो क्या होगी व्यवस्था होगी उसको ये प्रदर्शित कराती है। दैट्स क्लियर। जैसे मैंने कहा कि C4H10 है, तो कार्बन 4 गो है, तो इसकी व्यवस्था को दिखाना है हमें। तो इसका नाम क्या है? बोल, ब्यूटेन है ना। तो इसका संरचना सूत्र कोई पूछ दे,
संरचना सूत्र, तो सी 4 गो है तो 4 गो सी डाल दीजिए। कितने डाल दीजिएगा? 4 गो। 4 गो हो गया। और सब में क्या लटका देना है? क्या चपका देना है? हाइड्रोजन को चपका दीजिए। चपका दिए तो भी चपका देना। आया? निकला कि नहीं? ये संरचना सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ संरचना सूत्र की बात करें तो आपको 3 तरह के संरचना सूत्र मिलेंगे, नॉर्मल, आइसो और नियो। 3 तरह के संरचना सूत्र देखने को जनरली मिलेगा, खास करके उतना ही पढ़ना है आपको। तो संरचना सूत्र के प्रकार में आते हैं तो देखेंगे हम संरचना सूत्र है ना के विभिन्न रूप की बात करते हैं। एक में होगा नॉर्मल, कौन सी बुआरे है ना, एक क्या होगा नॉर्मल, और दूसरा क्या होगा आइसो, और तीसरा क्या होगा नियो। ये 3 तरह की बात, ये सब में नहीं बनता है। नॉर्मल सब में बनेगा, और आइसो बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। कितने? आइसो के लिए कम से कम, हाँ कम से कम कितना? 4 कार्बन होगा। 4 क्या होना चाहिए? कार्बन। तब जाकर के क्या बनेगा? आइसो बनेगा। और नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन? 5। कम से कम 5 कार्बन, तब जाकर क्या बनेगा? नियो बनेगा। तो क्या ब्यूटेन में नियो बनेगा? नहीं, क्योंकि 4 ही कार्बन है। इसको आइसो बन सकता है। ये जो सीधा में जो आ गया उसका नाम होगा नॉर्मल। बात समझ गया रे? तो ब्यूटेन का आइसो बनाया जा सकता है। तो ब्यूटेन का आइसो फॉर्म माने रूप देख लीजिए। तो 3 गो कार्बन क्या कीजिए? सीरीज में ले आइए, एगो को ज्वाइंट कर दीजिए बीच वाला से। और टर्निंग वाला कार्बन से कभी नहीं जोड़िएगा, हमेशा बीच से जोड़िएगा, ठीक है। अब सब में क्या कीजिए? एक एक बॉन्ड चढ़ा दीजिए। ये क्या हो गया? देख रहे हैं? तो ये आइसो ब्यूटेन का सूत्र हुआ। किसका हुआ बुआरे? आइसो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। और जब नियो कहा जाएगा ना तो इसका मतलब एक ही कार्बन से 2 गो ब्रांच हो जाएगा। नियो में क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन से कितने ब्रांच हो जाएंगे? 2 ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा, तो वह नियो बनेगा। और नियो कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से। तो होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन होगा, है ना, कि पेंटेन के आइसो, नॉर्मल, आइसो और नियो का संरचना लिखे ना। या हम इसको कह सकते हैं नॉर्मल पेंटेन कॉमा आइसो पेंटेन कॉमा और नियो पेंटेन का संरचना सूत्र खींचे। ठीक है, खींच लोगे ना। नॉर्मल, आइसो और नियो का क्या खींचना है? संरचना सूत्र खींचना है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। क्या रहा? सब बच्चे इतना करके लाएंगे। इस तरह से आज का क्लास जो है खत्म। एक क्लास और लगेगा, और एक क्लास में जो है हमको साबुन बनाना है। क्या करना है? मेन है साबुन का फंक्शन, कैसे कैसे वो काम करता है। पूरा क्लास मेरा डिटर्जेंट के ऊपर होगा, है ना। और उससे जो भी क्वेश्चन होगा आपको बनाना होगा। ठीक है।